नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं अनीश शर्मा उड़ान IAS एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पर्यावरण और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो बैचेस चल रही हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिएगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि क्या है 13 जनवरी से क्या है आरंभ हो रही है। इसके साथ साथ आपको क्या CTET और CGTET उसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। टाइमिंग है, मॉर्निंग की बैच है ये 7:30 से 10:30, ठीक है। तो आप एडमिशन के लिए क्या है स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी जो बैच है ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा खासकर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये। तो ये डेडिकेटेड बैच है इंग्लिश मीडियम की CGPSC के लिए। तो ये प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड बैचेस रहेंगी। ये जो बैच है 15 जो है जनवरी से स्टार्ट होगा और ये है इसका जो टाइमिंग, ये इवनिंग की बैच है तो 5:30 से 8:30 के। तो इसमें जो आप इंटरेस्टेड है एडमिशन के लिए और डेमो क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैच के लिए तो आप क्या स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं ऑफिस के उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हमने ना पिछली बार जो क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आज कुछ अपडेटेड क्वेश्चन जो कि क्या है करंट से रिलेटेड है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में मतलब 2025 आ गया, अब आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या है, ठीक है। आर्द्र भूमि स्थल मतलब क्या है, वेटलैंड साइट्स बोलते हैं इसको, है ना, वेटलैंड साइट्स बोलते हैं इसको। ये है क्या देखिएगा, है ना, इसको समझिएगा। देखिएगा क्या हुआ था, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर सिटी में एक कन्वेंशन या मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें क्या है वेटलैंड या आर्द्र भूमियों को जैव विविधता के क्षेत्रों में सम्मिलित करने की बात कही गई थी। आर्द्र भूमि क्या होते हैं, आर्द्र भूमि होते हैं जो कि नदी का किनारा, तालाब का किनारा या समुद्र का किनारा, जहां की भूमि में जल की मात्रा ज्यादा होती है उसको वेटलैंड साइट बोलते हैं। तो ये जो इन जो साइट्स को जैव विविधता में के क्षेत्रों में, इन जो क्षेत्रों को क्या है इंक्लूड करने के लिए क्या है ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया था 2 फरवरी, तो उसके बाद से ये क्या है ट्रेडिशन चालू है। और अभी जो है ये बात हो रही है क्या वर्तमान में 2025। तो ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इंडिया से। आपको भारत के आर्द्र स्थलों के बारे में जानकारी रखनी है, ठीक है। तो भारत में वर्तमान में आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या कितनी है, वो 85 हो चुकी है, ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है आज के सिनारियो में क्योंकि जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके भी कुछ क्या है जगह है जिसको क्या है वेटलैंड साइट में इंक्लूड करने की बात हो रही है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से साइट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बर्ड सेंचुरी है और क्या है कुछ बस्तर जो डिवीजन है वहां का भी रीजन है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है बिल्कुल डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से रोग का जीन एडिटिंग थेरेपी द्वारा 2047 तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इसका आंसर है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा सिकल सेल एनीमिया की भी वैक्सीन बनाने की भी बात हो रही है। जैसे कि आपने अभी न्यूज में सुना होगा कि रसिया ने कैंसर का वैक्सीन डेवलप कर लिया है। इंडिया में भी सिकल सेल एनीमिया और सर्वाइकल कैंसर के लिए भी क्या है वैक्सीनेशन क्या है प्रोग्राम चालू होने वाला है। तो इसके लिए क्या है सिकल सेल एनीमिया को इरेडिकेट करने के लिए क्या है 2047 तक लक्ष्य रखा गया CSIR के द्वारा। तो इसका आंसर सिकल सेल एनीमिया, ध्यान रखिएगा। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिकलिंग या सिकल सेल एनीमिया के बहुत सारे केसेस आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, क्लाउड 3 क्या है। नासा का एक नया अंतरिक्ष यान, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नया लैंग्वेज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित चैटबॉट और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्लाउड 3 क्या है, ध्यान रखिएगा, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित क्या है एक नया चैटबॉट है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट टेबल री एंट्री व्हीकल पर आधारित क्या भारतीय मिसाइल है, ठीक है। तो MIRV टेक्निक पर आधारित क्या है मिसाइल की बात की जा रही है यहां पर, अग्नि 1, 2, 3, अग्नि P, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है अग्नि पी। पी मतलब होता है क्या है, प्राइम, अग्नि प्राइम, अग्नि पी मतलब अग्नि प्राइम। तो ये ध्यान रखेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वदेशी लड़ाकू विमान से संबंधित तथ्यों पर विचार कर सही कूट का चयन कीजिए। यह LCA प्रोग्राम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अंतर्गत 1984 में प्रारंभ हुआ। इसका डिजाइन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने तैयार किया था और इसका निर्माण हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो इसमें क्या है देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। और इस टाइप के कूट वाले क्वेश्चन PSC आजकल ज्यादा पूछ रहा है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। केवल एक सत्य है, केवल एक और दो सत्य है, केवल एक, दो और तीन सत्य है, उपर्युक्त सभी सत्य है। तो भारत का जो प्रथम स्वदेशी या इंडिजिनस जो फाइटर प्लेन था वो तेजस है। तो ये पहला इंडिजिनस है, इसलिए अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पहला इंडिजिनस है, तो अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम क्या है, तेजस, ठीक है। उसके बारे में फैक्ट दिए हुए हैं, तो देखिएगा यह क्या है, इसके लिए जो प्रोग्राम है, इसके लिए जो प्रोग्राम है ध्यान रखेंगे, वो 1984 में प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। इसका डिजाइन क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने तैयार किया, ये भी फैक्ट सही है। और हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने क्या किया है, इसका मैन्युफैक्चरिंग किया है। तो ये तीनों सही हैं, ठीक है। ये जानबूझ के इसका आंसर मैंने क्या है ये रखा है, तीनों सही, ताकि आपको ये फैक्ट याद हो जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन क्या रहते हैं, थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि आपको तीनों का तीनों फैक्ट पता होना चाहिए। इसको तीनों का तीनों फैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सा गलत है कौन सा सही, क्योंकि एक भी नहीं पता होगा तो आप ना आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे पोलैरिस्मीटर सैटेलाइट जिसको क्या बोलते हैं, एक्सपोसैट लॉन्च किया गया था। तो एक्सपोसैट जो लॉन्च किया गया था वो किस रॉकेट के द्वारा किया गया था, तो GSLV Mark 3, PSLV C55, PSLV C56 और PSLV C58, ठीक है। तो एक्सरे जो पोलैरिस्मीटर है, एक्सपोसैट जिसको बोलते हैं, उसको लॉन्च करने वाले रॉकेट का क्या नाम था, PSLV। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो C58 उसका मॉडल था, इसके द्वारा एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में प्रचलित धातु जो कि व्हाइट गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है, देखिएगा क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी, क्योंकि क्या है, अभी जो छत्तीसगढ़ में एक ना धातु का भंडार मिला है अनुमानित, वो है लिथियम। तो लिथियम क्या है, सिल्वर या चांदी के जैसे चमकता है, इसी कारण इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और लिथियम जो है वो इसलिए आज के डेट में प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ईवी को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। ईवी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कि क्या है, स्कूटी है, ऑटो है या बस है, वो क्या है, बैटरी से चलती है। तो बैटरी के निर्माण के लिए क्या है, भारी मात्रा में लिथियम की भविष्य में जरूरत पड़ेगी। तो इसकी माइनिंग क्या है, इसकी माइनिंग क्या है, छत्तीसगढ़ में स्टार्ट होने वाली है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो व्हाइट गोल्ड किसको बोला जाता है, व्हाइट गोल्ड लिथियम को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि चमकता है वो सिल्वर के जैसा, ठीक है। स्पेस एक्स के द्वारा निर्मित पुनः उपयोग में रीयूजेबल जो रॉकेट है उसका नाम क्या है। स्पेस एक्स जो है कि एलन मस्क की कंपनी, ध्यान रखेंगे। फॉल्कन 9, फॉल्कन 8, फॉल्कन 7, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है देखिएगा, जैसे हम लोग जो रॉकेट यूज करते हैं GSLV और PSLV, वो एक बार यूज होने के बाद क्या है, दोबारा यूज में नहीं आता। लेकिन इन्होंने क्या है, ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है। तो उस रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9, ठीक है। फॉल्कन 9 नाम है रॉकेट का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन कीजिए। इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसके साथ प्रज्ञान रोवर, ठीक है, और शेप स्पेक्ट्रो पोलैरिस्मीटर ऑफ हैबिटेबल, ठीक है, प्लैनेट अर्थ। तो ये जो है ये भेजा गया था, इसमें एक लैंडर एक रोवर भेजा गया था, किंतु ऑर्बिटर नहीं।
ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा ध्यान से, ये चंद्रयान 2023 की बात है ना, 2025 आ गया है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत के महत्वपूर्ण जितने भी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन थे, जैसे कि क्या हो गया, मंगलयान, चंद्रयान, ठीक है, गगनयान, ये फ्यूचर में लॉन्च होगा, शुक्रयान, ये सब, आदित्य L1 भेजा गया है सूर्य में, ये और भी है, ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रासंगिक है और यहां से प्रश्न कभी भी आ सकता है। अब भले अभी 2025 आ चुका है और ये क्या है, चंद्रयान 3 को 23 में भेजा गया था, बट यहां से प्रश्न कभी भी बन सकता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसको हमेशा पढ़ के जाना है आपको प्री और मेंस के लिए, क्योंकि ये क्या है, जैसे मंगलयान की ही बात करें तो मंगलयान अपने आप में बहुत ही बड़ा एक मिशन था। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है कि भारत ने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश करने में सफलता प्राप्त कर ली, जबकि क्या है, ज्यादा डेवलप्ड कंट्री चाइना और अमेरिका भी ऐसा नहीं कर पाया था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसको देख लेते हैं, चंद्रयान 3 को, तो इसको डेफिनेटली क्या है, चंद्रयान 3 को क्या है, जिसे इसको क्या है 14 जुलाई 23 को लॉन्च किया गया था, ये भी सेफ वाला, और प्रज्ञान रोवर ये साथ में भेजा गया था, ये भी सही है। इसमें क्या था, थर्ड वाला स्टेटमेंट को देखिएगा, तो इसमें एक लैंडर और रोवर भेजा गया था किंतु ऑर्बिटर नहीं। अब ये क्या है देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। रोवर जो था उसका नाम था प्रज्ञान, रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। लैंडर जो था उसका नाम क्या था, विक्रम। ये विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। और प्रज्ञान, विक्रम साराभाई क्या है, साइंटिस्ट थे बहुत बड़े इंडिया के। प्रज्ञान का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। ये कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रोवर का नाम था प्रज्ञान और क्या है, लैंडर का नाम था विक्रम। तो ये क्या होता है देखिएगा, लैंडर क्या है, ये लैंड करता है सरफेस पे, ठीक है, और रोवर क्या रहता है, उसके साथ जाता है। ऑर्बिटर क्या रहता है, वो कक्षा में चक्कर लगाता है। इस बार का जो चंद्रयान 3 जो भेजा गया था उसमें ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया था, उसमें केवल रोवर और लैंडर मतलब प्रज्ञान और विक्रम को भेजा गया था शेप के साथ। तो ये ध्यान रखेंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी दोनों सही हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी। ठीक है, अम्ल वर्षा के बारे में तो प्री और मेंस में हमेशा क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है। तो एसिड रेन क्यों होता है, एसिड रेन का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। यदि ये वातावरण में ज्यादा हो जाए तो अम्ल वर्षा का कारण बनता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है और ट्राइऑक्साइड के बाद क्या है, H2SO4 बना लेता है ऑक्सीजन और पानी के साथ क्रिया करके, सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है वो नाइट्रिक एसिड HNO3 बना लेता है। ये दोनों अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने क्या किया था, अम्ल वर्षा की क्या है, खोज की थी, उसके बारे में पता लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें मैच द फॉलोइंग है ना, इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग है, क्लियर है। और ये ध्यान रखिएगा, जितने भी पर्यावरण को लेके सम्मेलन होते हैं वहां से प्रश्न पीएससी जरूर पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल, वियना, क्योटो और पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, क्लियर है। इसको क्या करना है आपको, मैच द फॉलोइंग मतलब इसको क्या करना है, इसको आपको मिलाना है कि सही कौन सा है फैक्ट इसका, ठीक है। तो इसको मैं बता दूं, फिर आप इसको आंसर आपको मिल जाएगा। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर लीजिएगा, सबसे पहले 1985, उसके बाद 1987, उसके बाद 1992 और उसके बाद 1997, ठीक है। 1985 में क्या है, कौन सा सम्मेलन आयोजित किया था, वियना, ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप का, वहां की राजधानी है। 1987 में मॉन्ट्रियल, ठीक है, और 1992 में क्या, रियो, ये ब्राजील का शहर है, मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है, और 97 में क्या है, क्योटो, क्योटो क्या है, जापान का शहर है। तो इन जगहों पर क्या किया गया था, मीटिंग यहां पे आयोजित की गई थी। वियना में क्या हुआ था, सबसे पहले ओजोन परत
जो क्या है क्षरण हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर पे, उसके बारे पे चर्चा हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या किया गया था, ओजोन परत मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ऐसी गैसें जो कि क्या है ओडीएस जिसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो कि क्या है ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है ना, उसको रोकने के लिए क्या है यहाँ पे मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सीएफसी वगैरह आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो कि पर्यावरण के लिए आयोजित सम्मेलन था। और क्योटो क्या था, ये ग्रीन हाउस गैस और क्या हो गया प्लस ये क्या है ओडीएस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये दोनों के लिए आयोजित किया गया था। तो ये क्या है, इसको आपको याद कर लेना है। तो ये तो परंपरागत क्वेश्चन क्या है आता ही रहता है, प्लस आपको ध्यान रखना है एक चीज और, 2024 और 2024 में कहां आयोजित की गई थी और 2025 में कहां आयोजित करने की योजना है, ठीक है। इसको भी आपको क्या है करंट से अपडेट होके पढ़ लेना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आप पूछे जाते हैं एग्जाम में, बट आपको ये तो परंपरागत क्वेश्चन है, पुराना है, ये सारी मीटिंग तो हो चुकी है, बट मैंने क्या बताया आपको 24 और 25 का भी पढ़ना है अच्छे से, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये क्या है पर्यावरण का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन का, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में मतलब इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है। तो देखिएगा एक ना टॉपिक है इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड, एक टॉपिक है इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड, और इकोलॉजिकल जो पिरामिड है वहां से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो ऊर्जा का पिरामिड पूछा गया है, ये जो ऊर्जा का पिरामिड है वो क्या है, एक साइंटिस्ट थे लिंडमैन, जिन्होंने क्या किया था 10% का नियम दिया था, ठीक है। तो लिंडमैन ने क्या है 10% का नियम दिया था, इस पर आधारित है ये ऊर्जा का पिरामिड, क्या है 10% लॉ पर क्या है आधारित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड से भी प्रश्न बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, सदैव सीधा बनता है। उसका रीजन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि जब सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा आती है, ठीक है, तो सबसे पहले पौधा उसको ग्रहण करता है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा उसको मिलती है। और लिंडमैन के 10% लॉ के हिसाब से क्या है लगातार ऊर्जा का ह्रास होता रहता है, तो धीरे धीरे क्या है ऊर्जा कम होते जाती है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, और अंत में अपघटक, इतना तक जाते जाते क्या है ऊर्जा कम होते जाती है। तो इसको पिरामिड को जब बनाएंगे हम लोग तो पिरामिड बनेगा सीधा। तो इकोलॉजिकल पिरामिड की कैटेगरीज भी है, कैटेगरीज मतलब क्या है, ये बायोमास का भी बनता है, नंबर या संख्या का बनता है, और ये ऊर्जा का क्वेश्चन है, तीनों को आपको पढ़ना है। और लिंडमैन का 10% लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है। आर्यभट्ट क्या है एक सैटेलाइट था, इसको कब लॉन्च किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, और इस प्रकार के सरल प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चूंकि ये पहला था इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आर्यभट्ट को 1975 19 अप्रैल को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। हालांकि उस समय हमारा क्या है स्पेस टेक्नोलॉजी उतना क्या है डेवलप नहीं था, ठीक है। तो आर्यभट्ट क्या है ये ध्यान रखिएगा, पहला क्या है सैटेलाइट है इंडिया का, जो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो ये आपको पहला तो याद रखना ही है, हमेशा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शैवाल मतलब एल्गी और कवक मतलब फंगी के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, कॉन्वर्सेशन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यहां से कई बार क्वेश्चन आ गया है। जो लाइकेन है देखिएगा क्या है, लाइकेन क्या है सिम्बायोसिस या सहजीविता का उदाहरण है, ठीक है। सहजीविता किसके किसके बीच में, शैवाल मतलब एल्गी और क्या है फंगी मतलब क्या है कवक, तो ये दोनों के बीच में सहजीविता का उदाहरण होता है ये, ठीक है। लाइकेन क्लियर, लाइकेन को क्या है पर्यावरणीय संसूचक भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या है पर्यावरणीय संसूचक बोला जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, इसको पर्यावरणीय संसूचक कहा जाता है, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर कहा जाता है इसको लाइकेन को, ठीक है, क्योंकि ये वायु प्रदूषण की सूचना देता है, ठीक है। अब है क्या ये
देखिएगा एल्गी क्या है, पौधे में काउंट होता है, प्लांट कम्युनिटी में आता है, और ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है। फंगी जो क्या है, एक प्रकार का परजीवी या पैरासाइट है, ये भोजन का निर्माण नहीं करता। तो फंगी क्या करता है, एल्गी के साथ अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, और एल्गी या शैवाल के लिए वो क्या करेगा, भूमि से या जिस भी सरफेस से वो अटैच रहता है, जल और खनिज लवण का अवशोषण करके उसको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। उसके बदले में क्या है, एल्गी उसको भोजन प्रदान करता है। तो ये जो दोनों की दोस्ती है उसको सहजीविता बोलते हैं, सिम्बायोसिस। ठीक है, तो ये जो सिम्बायोसिस है क्या है, वो म्यूचुअल एक क्या है, अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल फ्रेंडशिप है। तो ये क्या आ जाएगा, आंसर बी। तो सहजीविता नहीं दिया है इसमें, ऑप्शन में ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन कारण वाला है, कथन वाला है। ठीक है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक पहुंचने में प्रयोग ऊर्जा की मात्रा स्थिर रहती है। ये जो है क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का क्वेश्चन है, मतलब पर्यावरण का। ठीक है, और इकोसिस्टम कैसे बनता है, इकोसिस्टम में क्या रहेगा, उत्पादक पौधा रहता है, फिर क्या होता है प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, और उसके बाद क्या रहता है, डीकंपोजर या अपघटक। तो इस चैन या श्रृंखला को इकोसिस्टम कहा जाता है। तो उससे क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण सेक्शन का है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक पहुंचने में प्रयोग योग्य ऊर्जा की मात्रा स्थिर रहती है, पहला चीज स्थिर रहती है बोला जा रहा है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा स्थिर रहती है और कभी भी नहीं बदलती है। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा क्या बोल रहा है, ऊर्जा की मात्रा क्या हो रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, पहले स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर, एक पोषक स्तर से मतलब समझना, पौधों से भोजन शाकाहारी ग्रहण करता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर मांसाहारी ग्रहण करता है द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी ग्रहण करता है। इसी को पोषक स्तर बोला जाता है। तो क्या बोला जा रहा है, पहला कथन में ऊर्जा की मात्रा स्थिर रहती है। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि इकोसिस्टम में, है ना, पूरा जो ये जो मैंने बताया आपको, इकोसिस्टम में पूरा एनर्जी फिक्स है, स्थिर है, और एक पोषक स्तर से दूसरे में जा रहा है तो भी एनर्जी क्या है, फिक्स है, स्थिर है। देखिएगा दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया 10% लॉ, 10% लॉ के हिसाब से क्या होता है, जो लिंडमैन ने बताया था, हर पोषक स्तर पर क्या होता है, 90% जो ऊर्जा है उसका ह्रास होता है, डिग्रेडेशन, और केवल क्या होता है 10% ऊर्जा ही क्या रहती है, शेष बचती है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो कुल मिला के क्या है, लिंडमैन का जो 10% लॉ वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड में या रुधिर में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऑलरेडी आ भी चुका है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन, लेड और नाइट्रेट। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, बहुत सारे जो नाइट्रेट यौगिक रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो नाइट्रेट यौगिक होते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखना ध्यान से, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, यहां पे नाइट्रेट, लेड, मेटा हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन 4 ऑप्शन दिया होगा, देखिएगा ध्यान से। बहुत सारे नाइट्रेट यौगिक होते हैं, वो क्या होते हैं, भूमिगत जल का प्रदूषण का कारण बनते हैं, मतलब अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, वहां पे चले जाते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है और लेड नाइट्रेट है। अब ये भूमिगत जल कहां पे जाएगा, इसको आप बोर करवा दिए हैं या कुआं है, तो वहां से कहां पे पी रहे हैं उसका पानी। ठीक है, क्लियर है। अब वो जाने इसके बाद कहां पे, मनुष्यों, खास करके बच्चों के शरीर में जाता है। तो बच्चों के शरीर में जब जाता है तो इसमें जो नाइट्रेट है वो क्या गड़बड़ी पैदा करता है, वो जो आयरन जो हीमोग्लोबिन बनाता है, और आयरन जब हीमोग्लोबिन बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन को दान करता है, प्रोटीन को, लेकिन यहां पे गड़बड़ी हो जाती है और वो 3 प्रोटॉन को क्या करता है, दान कर देता है। तो इसके कारण क्या है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसको बोला जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेट, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, मेट हीमोग्लोबिन बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र, मतलब क्या बोला जा रहा है, 2 इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन एरिया जो बनाता है उसको क्या बोला जाता है,
इकोस्फीयर, इको बाउंड्री, इको ट्विन, इको टोन। तो देखिएगा दो परिस्थितिकी तंत्र मतलब जैसे कि क्या है, ये समुद्र का तट है और समुद्र का पानी क्या है, जमीन से टकरा रहा है। तो ये जमीन है, तो ये जमीन में क्या है, कोई जंगल है, कोई घास का मैदान है, तो ये एक इकोसिस्टम बन गया। और यहां पे क्या है, जल का इकोसिस्टम, मतलब क्या एक्वेटिक इकोसिस्टम बनेगा जिसमें मछली वगैरह है ना, और क्या है, जलीय पौधे जैसे कि ना हाइड्रीला, जलकुंभी, शैवाल वगैरह रहेंगे। तो ये दोनों क्या है, आपस में मिल रहे हैं। तो ये दोनों के आपस में मिलने का ये वाला जो कॉमन एरिया है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको इकोटोन बोलते हैं। और यही क्वेश्चन था, इसको इकोटोन बोलते हैं और यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अगला देखते हैं जो क्वेश्चन है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर पर स्थित है। मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल और तापमंडल। तो ये देखिएगा, ये बेसिक सा क्वेश्चन है ना। इसको आपको इंग्लिश में भी कई बार ऑप्शन देता है, हिंदी मीडियम में। तो क्या क्या है इसमें पूछा गया, मीजोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, ये है ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समतापमंडल। समतापमंडल को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। समतापमंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां पे ओजोन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इंग्लिश में। ठीक है, तो इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है जैव आवर्धन को, है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, प्रिपरेशन तो चल रहा होगा, आपको नेक्स्ट मंथ एग्जाम भी है। अगर आप पढ़ लिए होंगे तो क्या है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पॉज करके आंसर को टिक करके देखिए। और अगर आपने इस सेक्शन का तैयारी नहीं किया है तो पहले पढ़ लीजिएगा और उसके बाद क्या है, पॉज कर करके क्या है, आंसर को क्या है, टिक कीजिएगा। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि कितनी तैयारी है, क्या इंप्रूवमेंट जो बचे हुए समय में आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आप जब पढ़ लिए होंगे तो उसके बाद जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मैं मतलब बता देता हूं। कोई केमिकल जब ना हमारी बॉडी में या जानवरों की बॉडी में इकट्ठा हो जाता है एक तय मात्रा से ज्यादा, तब वो खतरनाक हो जाता है, तो उसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब सुनिएगा कैसे, जैसे कि क्या, इंसुलिन एक ना उस पे डिस्कस करते हैं पेशेंट पे जो कि ना डायबिटीज जिसको टाइप 1 है और इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है। अगर इंसुलिन का इंजेक्शन उसको ना डॉक्टर बोला है कि 1 डोज लेना है, अगर वो 10 डोज ले ले तो इंसुलिन उसके बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इंसुलिन बॉडी में बहुत ज्यादा हो गया तो शुगर लेवल डाउन होने से उसकी डेथ हो जाएगी। तो एक उदाहरण के लिए मैंने बताया ये टर्म को। ऐसे ही बहुत सारे रासायनिक जो पदार्थ हैं वो बॉडी में ना हमारे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठा होकर उस घातक स्तर तक पहुंच जाते हैं जो मृत्यु का कारण बनते हैं। उस कंडीशन को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, ये चारों जो ऑप्शन है उसमें से आंसर ये होगा। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों से जीवों में पीड़नाशियों मतलब पेस्टिसाइड की मात्रा, वो कोई भी केमिकल, पोषक स्तर का मतलब क्या है देखिएगा। इसको जैसे कि ना इसका ना बड़ा नुकसान गिद्ध को हो रहा है। कैसे गिद्ध को हो रहा है देखिएगा, गाय को क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का और डाइक्लोफेनाक का इंजेक्शन देते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, है ना। तो गाय के शरीर में ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफेनाक का की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उस ऑक्सीटोसिन और क्या डाइक्लोफेनाक वाला जो डेड बॉडी है ना, जिसके कारण गाय की डेथ हुई थी, उसको गिद्ध या वल्चर खा लेता है, वल्चर के बॉडी में चला जाता है वो। तो वल्चर के बॉडी में जाने से क्या होता है, वल्चर की डेथ हो जाती है। तो इसी कंडीशन को हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो यहां पे ना आपसे पूछा जा रहा है कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को जो हम लोग मेंटेन करते हैं राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क में, तो उसको क्या बोला जाता है उस तरीके को। तो यहां पे देखिएगा क्या दिया है, इन सिटू, एक्स सिटू, जीन पूल और उपरोक्त में से कोई नहीं।
इन सिटू का मतलब होता है जब जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को उनके ही प्राकृतिक आवास में सुरक्षित किया रखा जाता है। एक्स सिटू किसको बोलते हैं? जब जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर रखा जाता है। तो इन सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण क्या क्या होता है? नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मतलब क्या है? अभ्यारण्य, और उसके बाद होता है बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो राष्ट्रीय उद्यान ना इन सिटू कंजर्वेशन के कैटेगरी में आते हैं। इंग्लिश में है ऑप्शन, और देखिएगा इन सिटू को क्या बोलते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण बोलते हैं। तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं आप लोग टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है? ठीक है, मिसाइल के क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, जो लेटेस्ट अभी 2-4 महीनों में जो मिसाइल्स लॉन्च हुई हैं, है ना, 2-4 महीनों में क्या है, मिसाइल लॉन्च हुई है, समझ रहे, उसको जरूर पढ़िएगा आप, है ना, उसको जरूर पढ़िएगा। तो आपको करंट से अपडेट रखना है, करंट से अपडेट रहना है, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल प्रलय, आकाश, रुद्रम और अस्त्र, तो इसका आंसर क्या है? प्रलय। ठीक, तो आंसर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित करने वाली ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त उद्यम है, मतलब ब्रह्मोस बहुत ही एडवांस मिसाइल है, उसको किसने क्या किया है? डेवलप किया है। तो देखिएगा ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी जो है वो रूस का है, और वहां से हमने इसको इंपोर्ट किया है। और क्या है सबसे बड़ी बात कि ब्रह्मोस का प्रोडक्शन भी अब इंडिया क्या है करना चालू कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जनक किसको बोला जाता है? मतलब फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एलन ट्यूरिंग, जॉन मैककार्थी, ब्लेज पास्कल और डार्क माउथ। ब्लेज पास्कल का तो कोई लेना देना नहीं है, वो फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, तब तो कंप्यूटर आया भी नहीं था। तो ये आंसर तो सरासर गलत है, बाकी में आप कंफ्यूज हो सकते हो। और इसमें से अगर आप पढ़ोगे तो दोनों ऊपर के दोनों ऑप्शन में जरूर कंफ्यूजन होगा। अब ध्यान से सुनिएगा आप, जो एलन ट्यूरिंग है ना, उन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले दुनिया में, अमेरिकन है ये। जॉन मैककार्थी ने क्या किया? उसको और एडवांस लेवल पे डेवलप किया। तो जॉन मैककार्थी को फादर ऑफ क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? वर्चुअल असिस्टेंस होता है, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंस होता है। देखिएगा क्या है वर्चुअल असिस्टेंस का मतलब क्या है? आप YouTube में या Google में टास्क बार में अगर वो जो डायलॉग बॉक्स रहता है वहां पे अगर आप क्या है माइक को टच करते हो तो आवाज दोगे आप, तो आवाज को सुन के जो भी आपको गाना सुनना है तो गाना प्ले हो जाता है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल असिस्टेंस। तो कौन सा एक नहीं है इसको आप बताएंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको बताइए। तो ये देखिएगा इसमें से क्या क्या है ना, एप्पल का सीरी है, एप्पल जो है ना उसका सीरी है। अमेजन का एलेक्सा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना है, ठीक है। लेकिन कोर्टेसा नामक कोई वर्चुअल असिस्टेंस नहीं होता है, कोर्टेसा नामक कोई वर्चुअल असिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुपोषण या यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल सुपोषण से संबंधित है ना, इसमें यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है और जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, ठीक है। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, और यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। सुपोषण का मतलब मैं बता देता हूं यूट्रोफिकेशन का। जब क्या होता है तालाब या नदी में शहरों का कस्बों का कचरा पहुंचता है, ऐसा कचरा जो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जिसका विघटन हो सकता है, सब्जी के छिलके, पत्तियां इत्यादि, तो वो जब विघटन होगा तो विघटित होकर वो ना फर्टिलाइजर या खाद में परिवर्तित हो जाता है। अब जब खाद में परिवर्तित हो जाएगा, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पे जो हाइड्रिला है, शैवाल है, उसको बहुत ज्यादा पोषक तत्व मिल जाता है।
तो वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करना चालू कर देता है। और आपने देखा होगा कि तालाबों के ऊपर एक लेयर जम जाता है शैवाल का, वो बहुत ही क्या है, वो जो घटना है वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है जल के इकोसिस्टम के लिए? क्योंकि क्या शैवाल का जब पूरा लेयर ऊपर में जम जाएगा तो सूर्य का प्रकाश फिर तालाब के अंदर नहीं जाएगा, तो जो नीचे के जलीय पौधे हैं वो क्या है, उनकी डेथ हो जाएगी बिना प्रकाश संश्लेषण के। दूसरा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जलीय जंतु मरना भी चालू हो जाते हैं, खासकर मछली। और न्यूज में आता है कि एक तालाब में बहुत सारी मछली मरी हुई अचानक मिली, तो वो सुपोषण के कारण होता है। तो सुपोषण से ना टर्म से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है जरूर क्रिएट, तो इसको ध्यान से समझना है। तो ये क्या है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को कम कर देता है, इसी कारण जलीय जंतु मरते हैं। और क्या है, पोषक तत्व के संवर्धन की घटना, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो क्या है ना, दोनों क्या है स्टेटमेंट है उसमें सही है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं? ठीक है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। सुपर जो कंप्यूटर है भारत में वो सीडैक पुणे है ना, ये डेवलप करती है। और सबसे लोकप्रिय जो इसका सीरीज है वो परम है। ठीक है, सबसे लोकप्रिय सीरीज इसका क्या है, परम। ठीक है, परम के अलग अलग मॉडल हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और भी आ चुके हैं। और आपको हाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, सुपर कंप्यूटर के लेटेस्ट मॉडल ये आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट मॉडल पता होना चाहिए। तो भारत में जो क्या है सुपर कंप्यूटर के जनक थे वो विजय भाटकर थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का लास्ट। इसको क्या मैच द फॉलोइंग है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर, UR राव उपग्रह केंद्र, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र और राष्ट्रीय भारतीय सुदूर संवेदन। ठीक है, इसको क्या करना है, कौन सा युग्म सुमेलित है, ये पूछा गया है आपसे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या क्या आपको याद करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसरो को पढ़ना है आपको, बेसिक चीजें उसके बारे में, कब उसकी क्या है, कब उसका गठन हुआ, उसके पहले अध्यक्ष किस पंचवर्षीय योजना के दौरान उसका गठन हुआ था, है ना, ये सारी चीजें। और ध्यान रखिएगा हम लोग को जो ना क्या है, जो PSLV GSLV रॉकेट वगैरह पूछा जाता है, तो आपको इसमें से पढ़ना है क्या है कि कोई भी जो रॉकेट और सैटेलाइट है ना, वो कहां से बनता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कहां पे होती है ना, और रॉकेट का और सैटेलाइट का दोनों का। ठीक है, और उसको लॉन्च कहां से किया जाता है, ये सेंटर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम और क्या है अपना व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप जिसका नाम है, ये 3 जगह है, तीनों को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है उसमें से ऊपर का दोनों मैच द फॉलोइंग का सही है, बाकी दोनों सही नहीं है। क्लियर है? तो जो मैंने आपको बताया क्या क्या, कि रॉकेट PSLV और GSLV डिजाइन कहां पे होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां पे होती है, और सैटेलाइट को डिजाइन कहां पे करते हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां पे होती है, और रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च किस जगह से होता है, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए, नहीं तो उसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्लियर है? तो आप क्या है इसको क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कीजिएगा, आप चेक कीजिए आपका प्रिपरेशन कैसा है, कितना है। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।